नमस्कार मित्रों। अपन पढ़ रहे थे मौर्य वंश, कहाँ से कहाँ तक? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। हाँ, जो विद्यार्थी नहीं है उनको बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये भाग 2 है और भाग 1 का लिंक दे दूंगा। वहाँ जाके आप पहले भाग 1 देखिए, तब जाके ये आपको समझ में आएगा। छोटी सी स्टोरी थी, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, कैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा के अपने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आज अपन आगे बात करते हैं। और आगे देखिए, यहाँ मगध पड़ता है, आपको सभी को पता ही है। यहाँ मगध, ये देखिए मगध का उस समय राजा था, नंद वंश का राजा जो घनानंद था, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त था। और देखिए यहाँ आपको पता है पाकिस्तान है, और इधर क्या पड़ता है, सिकंदर की जो मृत्यु हो जाती है, और सिकंदर का एक सेनापति होता है, वो कौन है? सल्यूकस। सिकंदर की मृत्यु के बाद में सल्यूकस सीरिया का शासक बनता है। और जो 12th वाले बच्चे ध्यान रखें, मैसिडोनिया शासक कहाँ का था? मैसिडोनिया। मैसिडोनिया शासक सल्यूकस जो था यहाँ का शासक है। और सल्यूकस क्या करता है, सिंधु जो सरस्वती नदी है, सिंधु नदी के पास पास आते हुए यहाँ आक्रमण करता है। और यहाँ आक्रमण के समय इधर से चंद्रगुप्त आता है, इधर से आता है सल्यूकस। इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। और युद्ध में ऐसा कहा जाता है, उल्लेख मिलता है कि सल्यूकस की हार हो जाती है, सल्यूकस को बुरी तरह से परास्त कर देता चंद्रगुप्त मौर्य। और इस शर्त में इस सल्यूकस की एक पुत्री होती है, और उस पुत्री का क्या नाम है? हेलेना। और इस हेलेना की जो शादी है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करने के लिए राजी हो जाता है, और इसके लिए शादी करने को तैयार हो जाता। कौन? सल्यूकस। उसकी पुत्री थी हेलेना। ये मैसिडोनिया का शासक, सीरिया का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी होती है, तब इनके गुरुजी आते कौन? चाणक्य। और कहते हैं शादी मत करके। क्यों? अरे गुरुजी मुझे शादी करने दीजिए। नहीं, शादी कर दो, लेकिन एक शर्त है मेरी। कि शादी में कौन सी शर्त रखनी? कि बिल्कुल शादी में शर्त है। और प्रेम प्रसंग में चंद्रगुप्त बोल रहा है कि आप मेरी शादी में क्यों कर रहे हो बीच में विघ्न? तो इसके लिए क्या होता है, चाणक्य यहाँ आता है कि क्या शर्त है? कि बोलिए कि शर्त एक है, पहली चीज कि क्या क्या देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ये जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन के रहा था, कौन? चाणक्य। इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है मौर्य साम्राज्य में। पहली शर्त रखता है कि जो हेलेना है वो कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी पहली देखिए, मैं मिटा देता हूं, पहला क्या है? राज कार्य में हस्तक्षेप। पहली चीज राजकार्य। राजकार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरी शर्त क्या है? हेलेना की जो संतान होगी, यानी जो पुत्र होगा, वो कभी भी भारत की राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। देखिए, हेलेना का पुत्र भारत की राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। पर नहीं, क्यों? ये इसलिए कहा था मित्रों, देखिए क्यों हेलेना का जो पुत्र होगा जो भारत की राजगद्दी पर क्यों नहीं बैठ सकता। देखिए, हेलेना कहाँ की थी? विदेशी महिला थी। और ये विदेशी महिला होने के नाते हेलेना में कभी भी अपने भारत के प्रति प्रेम नहीं उमड़ेगा। और ये भारत के जो लोग हैं उनका परोपकार नहीं कर सकती, ये भलाई नहीं कर सकती, इसलिए उनको राजकार्य में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी गई। और जो इसका पुत्र होगा उसमें भी कहीं ना कहीं विदेशी भावना से ये ओतप्रोत होगा, इसको कभी भी भारत से प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य में है ये दो शर्त रखी गई विवाह के समय। और ये शर्त कौन रखता है? इनके गुरुदेव जो चाणक्य। देखिए कितना समझदार था चाणक्य। और फिर इन शर्त के साथ में ये मंजूर होता था और इनका विवाह संपन्न हो जाता। विवाह में फिर तीसरी चीज और होती है, विवाह में सल्यूकस जो अपनी पुत्री है हेलेना, उसको कुछ जो क्षेत्र है वो दान में देता है, यानी देश में देता है। और वो क्षेत्र है एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया और पेरी पेमिस डाई।
ये जो कुछ क्षेत्र है ये अपनी पुत्री हेलेना को सेल्यूकस अपने पिता हैं जो इनको दान में देता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या लगता है, ससुर लगता है। फिर इनके बदले जो चंद्रगुप्त मौर्य उनको क्या देता है सेल्यूकस को, देखिए यह मिटा देता हूं मैं, यह नोट कीजिए। ऐसा उल्लेख मिलता है कि 500 हाथी कौन देता, 500 हाथी और एक हथनी देता है, और हथनी चलने से मना कर देती कि भाई मैं तो नहीं चलूंगी, और फिर क्या देता, हाथी हाथी 500 को ले जाता है। मजाक कर रहा हूँ, हथनी नहीं देता, हाथी देता, और 500 हाथी देता कौन, सेल्यूकस को देता है चंद्रगुप्त मौर्य। तब सेल्यूकस कहता है कि मैं इससे क्या, उनके यही तो वो है जिससे मैंने इस पूरे भारत के लगभग पूरे क्षेत्र को विजय किया और इनसे जो मैंने युद्ध जीता, ठीक है, तो उनको हाथी दे देता और फिर चले जाता है। ऐसी कुछ मिलता है उदाहरण। अब ध्यान रखिए, ये विवाह हो जाता, अब ध्यान रखिए प्रश्न बनता है यहाँ, यह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। क्या था, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। और ध्यान रखिए राजपूतों या राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन था, ये क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए, और अगर आपको नहीं आए फिर आप मुझसे पूछना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे साथ लिखते रहिए। देखिए इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है चंद्रगुप्त का, और ये प्रथम कौन सा था, यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, अंतर्राष्ट्रीय विवाह, ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। और प्रथम जो एक जो सेल्यूकस है उन्होंने एक राजदूत भेजा, कौन सा राजदूत, राजदूत मेगस्थनीज। इनके दरबार में मेगस्थनीज राजदूत भेजता है, जिन्होंने क्या लिखी थी, इंडिका, इंडिका पुस्तक लिखी थी, ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, ये प्रथम राजदूत, ये, और इसी के साथ साथ में या चाणक्य का अर्थशास्त्र का भी उल्लेख मिलता है। किसका, चाणक्य का, जिसमें चाणक्य ये उल्लेख करता है कि भारत में 9 प्रकार के दास हुआ करते थे और 9 प्रकार के दासों का वर्णन करता, जबकि इंडिका में ये करता ही नहीं, इनके क्या बनती नहीं थी क्या, ये क्या कारण है कि इंडिका में मेगस्थनीज कहता है कि दास प्रथा थी नहीं भारत में, जबकि चाणक्य अर्थशास्त्र में कहता था 9 प्रकार की दास। देखिए इनका यही स्पष्ट होता है कि मेगस्थनीज कहाँ से आया था, विदेश से, और वहां उस समय विदेश में दास प्रथा मौजूद थी। वहां दासों की स्थिति बहुत दयनीय थी, खाने को भोजन नहीं दिया जाता था, कपड़े पहनने को नहीं दिया जाता था, और मतलब छुआछूत के साथ रखा जाता था, इसलिए उन्होंने दास प्रथा का वर्णन किया। हमारे यहाँ भारत में क्या होता था, भारत में दास प्रथा थी मौजूद, लेकिन दासों के साथ बड़ा ही अच्छा व्यवहार किया जाता था, दासों की स्थिति बढ़िया थी, पूरी फैसिलिटी दी जाती थी, इसलिए जो भारतीय दास थे वो मेगस्थनीज को यहाँ दास लगे ही नहीं कि भाई ये दास थे कि, समझ में आई, इसलिए उन्होंने बता दी कि दास प्रथा थी नहीं, और इंडिका में ये वर्णन किया, जबकि अर्थशास्त्र में चाणक्य ने ये किया कि यहाँ दास प्रथा मौजूद थी। देखिए ये थी कुछ घटना। अब देखिए, और ये ही प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि थी, क्या थी, अंतरराष्ट्रीय संधि, ठीक है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, प्रथम राजदूत अंतरराष्ट्रीय, और प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि, यही का उदाहरण मिलता है, ठीक है मित्रों। अब देखिए आगे आगे अपन बात करते हैं इसी के साथ में, और यहाँ विजय कर लेता है, आप नोट करते रहिए मेरे साथ साथ, और आगे मैं बात करता हूँ यहाँ की। यहाँ देखिए ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान के जस्ट यहाँ पड़ता है गुजरात। उस समय गुजरात, और गुजरात को सौराष्ट्र का, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य इधर का एरिया को जीतते जीतते सौराष्ट्र विजय करता है, और सौराष्ट्र विजय करते हुए अपना एक जो प्रतिनिधि के रूप में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करके यहाँ भेजता है। कौन भेजता है यहाँ, पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त भेजता है, और जिन्होंने क्या करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, सुदर्शन झील बनवाई थी, किसने, पुष्यगुप्त ने, और इस प्रांत को, बड़े प्रांत को जीत लेता है। अब देखिए आगे यहाँ मगध तो ये रह गया। अब देखिए ये मैं मिटा देता हूँ चंद्रगुप्त। यहाँ आपके कर्नाटक, और इन्होंने कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कर्नाटक को जीत लेता। कहा जाता है कि भारत का ऐसा, यह मौर्य साम्राज्य का ऐसा प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत तक विजय किया, दक्षिण भारत तक भी अपना अधिकार
कर लिया। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ तक कर लेता और एक बार आगे की स्टोरी में बता दो, पूरे संपूर्ण पर लगभग इनका अधिकार हो जाता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय रहता है वो रहता है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। अब यहाँ इस पूरे भारत में एक बार अकाल पड़ जाता है और अकाल के तहत जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी के यहाँ अकाल पड़ गया, तब इनको गुरुजी देख के बताते हैं कि यहाँ अकाल 1 वर्ष के लिए नहीं, अकाल यहाँ 12 वर्ष तक पड़ेगा। ये बड़ा अचंभित हो जाता है, यार 12 वर्ष तक अकाल खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? तो फिर कहता है कि हाँ, तो फिर इसका उपाय क्या? तो बोलते हैं अपन दोनों चलते हैं पर्वत पर कहीं और परम पिता परमेश्वर प्रभु की क्या करते हैं, भक्ति करते हैं या तपस्या करते हैं। तभी से यहाँ से और जो राजकार्य है तुम अपने बेटे को बिंदुसार को सौंप के चलो। फिर यहाँ से क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य और इन दोनों जो अपने गुरु था, गुरु का क्या नाम था मैं बता देता हूँ, भद्रबाहु। भद्रशाह तो घनानंद का वो सेनापति था, भद्रबाहु। अब आप बोल रहे सर ये गुरु था चाणक्य था, बिल्कुल चाणक्य इनका राजनीतिक गुरु था, धार्मिक गुरु कौन था? भद्रबाहु। भद्रबाहु से ये जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। किसकी लेते हैं? जैन धर्म की। जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं और जैन धर्म की दीक्षा लेके ही यहाँ से निकल पड़ते हैं और बिंदुसार को क्या करते हैं, राजकार्य सौंप देते हैं। तो जो दुर्दा का बेटा, और यहाँ से निकल चलते हैं, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, यानी बिंदुसार को सौंप के चले जाते हैं और यहाँ चले जाते हैं। और फिर यहाँ कर्नाटक के एक मैसूर जगह, कहाँ? मैसूर में। मैं इधर बता देता हूँ, ये थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ कर्नाटक, और कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है श्रवण बेलगोला। ये कहाँ पड़ता है? मैसूर, मैसूर कर्नाटक। यहाँ चले जाते हैं, ये चंद्रगिरी की पहाड़ी पर वहां चले जाते हैं। और जैन धर्म में एक प्रथा होती है, आप सभी को पता हो तो, संतारा प्रथा। कौन सी प्रथा? संतारा प्रथा। और संतारा प्रथा के तहत ऐसा होता है कि जब आदमी या मनुष्य मृत्यु के निकट होता है वृद्धावस्था में, तब वो उपवास के दौरान अपने जीवन का त्याग करता है और भूखे प्यासे रहता, खाना पीना छोड़ देता। उसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यह तपस्या की और संतारा प्रथा के साथ अपना जीवन का जो संपूर्ण जीवन है उपवास के दौरान अपना जीवन त्याग दिया। और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के मित्रों क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखिए आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है यहाँ भद्रबाहु से दीक्षा लेके। और आगे के अपन थोड़ी और चंद्रगुप्त के बारे में हिस्ट्री पढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब पढ़ते हैं मेन चीज, मैं मिटा देता हूँ। देखिए अब मेन चीज क्या पढ़ते हैं कि जो इतिहास के स्रोत है, किन किन इतिहास के स्रोतों से अपन को जानकारी मिलेगी वो बाद में पढ़ेंगे। इसी के आगे अपन जो पढ़ेंगे, एक तो कुछ विद्वानों का मत है वो पढ़ेंगे अपन। देखिए एक तो जो चंद्रगुप्त का जो समय था वो था आपके, एक मिनट में लिख देता हूँ, 322 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक था। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूं तो दो मत मिलते हैं। कौन कौन? एक तो जस्टिन का मिलता है, ये यूनानी आदि, ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी वो डाकुओं का गिरोह थी। क्या थी? डाकुओं का गिरोह। इनका मत है डाकुओं का गिरोह। डाकुओं का गिरोह, यानी इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक थे वो घनानंद, इनको हराकर यहाँ अधिकार कर लिया था। उनमें कुछ डाकू वगैरह ऐसे बताते थे, इसलिए ये कहता। और एक प्लूटार्क ये इतिहासकार है यूनानी, और प्लूटार्क कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। ये भी कहने को मिलता है। ये दो मत मिलते हैं। अब आगे देखिए बात करते हैं। और जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिणी विजय, किसकी? दक्षिणी विजय। चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिणी विजय है, और दक्षिणी विजय के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है? 2 तमिल ग्रंथ है। किसमें मिलता है? तमिल ग्रंथों में। तमिल ग्रंथ, 2 तमिल ग्रंथ है। कौन कौन से तमिल ग्रंथ है? अहन्नामूर और एक है अहन्नामूर और एक है मुरेना नरू। इन 2 ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य जो ये तमिल ग्रंथ है, इन तमिल ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिणी विजय के बारे में उल्लेख
मिलता है। और जो आपको अगर पूछा जाए कि अंतिम शासक कौन था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक की बात करें तो कौन था? वृहदत्त। इसका क्या था? वृहदत्त इसका अंतिम शासक था। अब अपन बात करते हैं कि अगर एक प्रश्न यहाँ और बनता है, आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इनका धर्म क्या था। तो धर्म के बारे में थोड़ी मैं बता देता हूँ। देखिए, धर्म के बारे में तो आपको पता, जैन धर्म की दीक्षा लेकर इन्होंने उपवास के दौरान अपना जीवन मतलब त्यागा था। और जाति के बारे में कोई ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी कुछ ग्रंथों के बारे में मैं बात करता हूँ। देखिए, जहां तक मैं ब्राह्मण ग्रंथों की बात करूं, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार बात करूं मैं, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ये मिलते हैं कि ये शूद्र थे। कौन थे? शूद्र थे। इन्होंने शूद्र इसलिए कहा था कि विष्णु पुराण, इन्होंने शूद्र किस आधार पर किया था? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 18 वेद, 4 वेद 18 पुराण में एक विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो नंद वंश के बाद जो शूद्र थे वो भारत के सम्राट बने, यानी भारत के राजा बने। और इसी आधार पर इन्होंने ये मान लिया, और ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनके आधार पर क्या बताया कि जो मौर्य थे वो किस जाति के थे? शूद्र थे। फिर बात करूं मैं जैन ग्रंथों की, जैन और बौद्ध ग्रंथों की। जैन और बौद्ध ग्रंथों के में इन्होंने इनको क्या बताया? क्षत्रिय बताया गया। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं अगर, तो वो है अपने मुद्रा राक्षस। किसकी बात करता हूं? मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त द्वारा लिखित है। और इसमें इनको क्या बताया था? वर्षभ कुल से बताया। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ फैक्ट। आगे अपन बात करते हैं इनके इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, आगे इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? देखो, स्रोत, ये चीज पहले बताने की थी इतिहास के स्रोत के बारे में, लेकिन मैं अब बता देता हूँ। यानी मौर्य साम्राज्य की अपन को जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। देखिए, सर्वप्रथम मैं बात करूं प्राचीन काल से, तो मिलता है, इधर मैं लेखक के नाम लिख रहा हूं और इधर आपको बुकों के और ग्रंथों के नाम है। देखिए, सबसे पहले मिलता है पाणिनि। मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूं और तब तक आप नोट करते रहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी की। किसकी? पाणिनि की अष्टाध्यायी। देखिए, पाणिनि का मिलता है अष्टाध्यायी ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते रहिए। फिर मिलता है पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। या मैं, हाँ, ये थोड़ी ठीक कर देता हूं मैं। इसका पाणिनि का क्या? अष्टाध्याय। पाणिनि का अष्टाध्याय, पतंजलि का महाभाष्य, और उसके बाद में बात करूं तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। फिर आगे अपन बात करें तो सोमदेव की सरित सागर कथा। फिर आगे बात करूं मैं तो इसके बारे में अगर बात करूं तो आगे अपन को मिलती है एक शमेंद्र की। किसकी मिलती है? शमेंद्र की मिलती है व्रत कथा मंजीर, महावंश टीका, दीपवंश। फिर बात करूं मैं अशोक के अभिलेख। ये आप नोट करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में मैं बात करूं तो मिलता है विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस। इधर लिख देता हूं, एक मिनट, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस। आप ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और इसी के साथ आगे अपन देखेंगे
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं मिटा देता हूँ। और लिखिए आप, बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं मौर्य साम्राज्य, आप लिखते रहिए, मैं बताता रहूँगा। हाँ, फिर अपनी पुस्तक आती है चाणक्य की, चाणक्य का अर्थशास्त्र। इसके बाद में अपन देखेंगे और इसका भद्रबाहु, इनके गुरुजी थे धार्मिक, कल्पसूत्र। और इसके बाद में मैं और बात करूं तो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक। इसके बाद में मैं बात करूं तो जस्टिन स्ट्रेबो, प्लूटार्क, ये सारे के सारे यूनानी यात्री। इन यूनानी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से भी उल्लेख मिलता है। अब इधर मैं और बात करूं इसके बारे में तो देखिए आप, एक मिलता है हवेनसांग और फायान, ये दोनों के दोनों चीनी यात्री। इनके भी जो यात्रा वृत्तांत है और इनके जो लिखे गए ग्रंथ है, इनसे भी क्या मिलती है, इसकी सूचना मिलती है। तो देखिए मौर्य जो साम्राज्य है, मौर्य वंश, इनके बारे में जो अपन को ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं, ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं, इन स्रोतों के आधार पर हमें पता पड़ता है कि मौर्य वंश के इतिहास के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। इनको आप याद करके कभी कई बार पूछा जा सकता है, इससे बहुत बड़ा प्रश्न बन सकता है। तो ये था अपना चंद्रगुप्त मौर्य मित्रों। यहाँ आज समाप्त करते हैं आज की क्लास। अगला अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले बिंदुसार पढ़ेंगे, बिंदुसार के बाद में अशोक पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो जैसे अपन बिंदुसार, अशोक का दम, आगे और पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, तो आपको सूचना मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, विदा चाहता हूँ।